नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्लेट विवर्तनिकी के साक्ष्य। इससे पहले की क्लास में हमने भारत में प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ा था, जियो फिजिक्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत में प्लेट टेक्टोनिक के एविडेंस क्या है हमारे पास। जो हम भारत में प्लेट टेक्टोनिक को लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, उसी टॉपिक को हमें आज समझना है कि क्या वास्तव में भारत में कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई हैं या नहीं हुई। भारत में जो भी आपको जितने भी प्रकार की टोपोग्राफीज मिलती हैं, जो भी घटनाएं हमारे टेक्टोनिक टाइम पर घटित हुई हैं, क्या उन सारी घटित घटनाओं के हमारे पास कोई एविडेंस है? क्या हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि भारत में भी टेक्टोनिक घटनाएं हुई हैं? अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक समझ लेते हैं तो आगे जाके जो भी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। जैसे पश्चिमी घाट के दक्षिण में ऊंचाई ज्यादा मिलती है, उत्तर में ऊंचाई कम मिलती है, ऐसा कारण क्यों है? पश्चिमी घाट से पूरब की ओर जाने पर ढलान मिलती है, हिमालय के पश्चिम से पूरब में ज्यादा ऊंचाई मिलती है, तो इसके रीजन क्या है? हिमालय क्यों लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगी, तो जिनमें हम पूरी की पूरी टेक्टोनिक के एविडेंस के साथ आपको भारत में एक एक चीज को समझाएंगे। क्लियर? तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने अभी तक पहले की क्लास में, लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे, तो मैंने भारत में टेक्टोनिक्स पढ़ाया था, जिसमें हमने एक प्लेट पढ़ी थी जिसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में हमने ये देखा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो सीमाएं हैं वो अफ्रीकन प्लेट के साथ टच करती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की सीमाएं अंटार्कटिक प्लेट के साथ टच करती हैं। इधर से पैसिफिक प्लेट के साथ स्पर्श करती हैं, ऊपर आपका यूरेशियन प्लेट के साथ स्पर्श करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें भारतीय प्लेट की सीमाएं देखने को मिल जाती हैं। इस भारतीय प्लेट की जब अफ्रीकन प्लेट से विभाजन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अब सारी विभाजन देखने को मिलता है, प्लेटें दूर जाने का प्रयास करती हैं यहाँ से। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर हमने कार्ल्स वर्ग का निर्माण पढ़ा था, और यहाँ पर भी आपके कुछ कटकों के निर्माण हमने पढ़े थे, मध्य अटलांटिक कटक, दक्षिण पूर्वी कटक। जहां पर न्यूजीलैंड बना हुआ था वहां पर हमने पढ़ा था कारमादिक कटक। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कटक होता है, कारमादिक कटक का निर्माण हमने पढ़ा था। इसके यहाँ पर जाते हैं तो आपको जावा कटक देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी बनी रहा है। तो इस तरीके से भारतीय प्लेट का हम पूरी तरीके से सीमांकन कर सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय प्लेट को हम विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप एक चीज और देखेंगे कि भारतीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सॉरी ये इंडो प्लेट है, इसको हम कहेंगे इंडो प्लेट, और इस साइड जो प्लेट मिलती है इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दोनों प्लेटें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थी, लेकिन बाद में इनमें विभाजन हो जाता है। इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से विभाजित हो जाती हैं। तो इसी जिस जगह से ये विभाजित होती है उसको कहते हैं 90 डिग्री पूर्वी कटक। तो 90 डिग्री पूर्वी कटक इन दोनों प्लेटों के बीच में मार्जिन का निर्माण करता है। तो यहां तक की कहानी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इन इंडिया। भारत में प्लेट विवर्तनिकी के क्या क्या साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या एविडेंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे पहला एविडेंस, कुछ क्वेश्चंस हैं एक तरीके से, इन क्वेश्चंस के आपको आंसर याद रखने के, हम इनके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है, ग्रेनाइटिक टार्स ऑफ जबलपुर आर ग्लेशियल ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस। तो जबलपुर के जो ग्रेनाइट पत्थर हैं वो हिमानीकृत हैं। हिम नदी का मतलब वो कह सकते हैं कि हिमानीकृत हैं। और ये किस काल के हैं? ये कार्बोनिफेरस काल के हैं। अब एक चीज हमें समझ में आती है कि मध्य प्रदेश के अंदर, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करना। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो हमें इस जगह पर देखने को मिल जाती है। तो यहां पर हमें मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश की स्थिति हम जानते हैं कि वर्तमान, अब देखो चीजों को अगर सोचोगे तो क्वेश्चन आएगा। अगर आप बिना सोचे ही रट रहे हैं, ठीक है हिमानीकृत हैं तो हमें क्या हो रहा है, बन गए हिमानीकृत तो हिमानीकृत हो गए। एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्रेनाइट टॉर्स का मिलना इस चीज का प्रमाण है
कि यहां पर जो ग्रेनाइट पत्थर, पत्थर की जगह आप टॉर्स ही याद रखना इसको, तो इसको टॉर्स के नाम से ही पढ़ते हैं पत्थर, तो इसको लिख दिया गया ग्रेनाइट टॉर्स। तो जो ग्रेनाइट टॉर्स मिलता है, जब भी ग्रेनाइट टॉर्स मिलेगा, इसका निर्माण ग्लेशिएशन से होता है। ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन मतलब हिमानीकरण से होता है। अब सोचो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ग्रेनाइट के टार्स मिल रहे हैं जिनका फॉर्मेशन एक ग्लेशिएशन की प्रक्रिया से होता है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, होना होगा तो हो गया होगा। भाई ऐसा नहीं है, आपको यह ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्लेशिएशन होना, देखो पहले तो यह समझ ले कि हिमानीकरण होता क्या है। आपको एक चीज मैं समझा रहा हूं कि जब भी हम हिमानीकरण या हिमयुग की बात करते हैं, जिसको हिमानीकरण भी कहा जाता है, हिमानीकरण, ग्लेशिएशन, तो ग्लेशिएशन का मतलब क्या होता है उस चीज को समझे। ग्लेशिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ का जम जाना। ग्लेशिएशन का मतलब होता है जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको उत्तरी ध्रुव मिलेगा और यहां पर आपको दक्षिणी ध्रुव, मतलब ऊपर आर्कटिक मिलेगा आपको दक्षिण नॉर्थ पोल के पास, तो यहां पर आपको आर्कटिक मिलेगा और यहां पर आपको अंटार्कटिक मिलेगा। तो ऊपर महाद्वीप महासागर मिलता है, आर्कटिक महासागर, और यहां पर हमें आर्कटिक महासागर महाद्वीप मिलता है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। जब भी ग्लेशिएशन होगा वो या तो उत्तरी ध्रुव के पास से आएगा या फिर दक्षिणी ध्रुव के पास से आएगा। हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्लेशिएशन है, तो एक हम आइस लाइन पढ़ते हैं जिसको हिम रेखा कहा जाता है। मान लो कि अगर आइस लाइन यहां तक फैली हुई है, आइस लाइन वो लाइन होती है हिम रेखा, तो इसको क्या कहते हैं, हिम रेखा आइस लाइन। हिम रेखा दोस्तों वो लाइन होती है जहां पर स्थायी बर्फ, मतलब इसके इस तरफ क्या रहेगी, हमेशा एक स्थायी बर्फ जमी रहेगी और इसके ऊपर भी स्थायी बर्फ रहेगी। इसके नीचे जो बर्फ रहेगी वो अस्थायी रहेगी, मतलब सीजनल रहेगी, जमेगी फिर पिघल जाएगी, जमेगी फिर पिघल जाएगी। लेकिन अगर ये हिम रेखा बढ़कर, अगर ये हिम रेखा बढ़कर यहां तक आ जाए और ये हिम रेखा बढ़कर यहां तक आ जाए, तो ये परमानेंट लाइन अगर खिसक जाए यहां से, तो इसी स्थिति को कहा जाता है ग्लेशिएशन। अब मैं कह रहा हूं कि कितना भी ग्लेशिएशन पूरी पृथ्वी पर हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि ग्लेशिएशन आपका कर्क रेखा तक पहुंच पाएगा, मतलब ये वाला ग्लेशिएशन कर्क रेखा की तरफ पहुंचेगा और ये ग्लेशिएशन आपका मकर रेखा की ओर पहुंचेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है कि कर्क रेखा और मकर रेखा तक ये हिम चादर पूरी की पूरी फैल जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश जो हमारा स्थित है वो कर्क रेखा पर, मध्य प्रदेश हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। जब ग्लेशिएशन मध्य प्रदेश तक पहुंच ही नहीं सकता, तो मध्य प्रदेश में ग्लेशिएशन के प्रमाण कैसे मिल जाते हैं, क्यों मध्य प्रदेश के अंदर ग्रेनाइट टार्स हमें देखने को मिलते हैं। अब पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा समझ में आई, तो ये हमें कैसे समझ में आएगा, तो ये समझ में आएगा, हमें इस तरीके से समझना है कि ये कर्क रेखा है, यहां से निकल कर जाती है और इसके नीचे आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, वर्तमान। लेकिन हमें वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में कितना पास्ट में जाना है, तो हमें कार्बोनीफेरस में जाना है। हम किस काल में जाएंगे, तो पूरा टाइम बैक लेकर जाएंगे, तो कार्बोनीफेरस के अंदर हम इंटर करेंगे। तो जब हम पास्ट में जाएंगे और कार्बोनीफेरस में इंटर करेंगे, तो आपको याद होगा कि जो कार्बोनीफेरस का टाइम है, तो ये कार्बोनीफेरस वो टाइम है जब हमारी पृथ्वी जो थी वो एक पेंजिया के रूप में थी। पृथ्वी हमारी किस रूप में थी, एक पेंजिया के रूप में थी, और इस पेंजिया का धीरे धीरे विभाजन स्टार्ट हो रहा था। तो ये पेंजिया 2 भागों में स्प्लिट होकर डिवाइड हो गया था। ऊपर वाले भाग को कहते थे हम अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को नाम दिया जाता था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो अब यहां पर हम समझेंगे कि हम उस काल में जाकर स्टडी करेंगे जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने थे और कार्बोनीफेरस का समय था। और इसी कार्बोनीफेरस के समय में याद रखना एक चीज और यहां पर मैं देख दे रहा हूं, वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो आर्कटिक पर जो ग्लेशिएशन हुआ था
वो कार्बोनीफेरस में हुआ था। किस काल में हुआ था? कार्बोनीफेरस में ग्लेशिएशन हुआ था। और यहां पर जो आर्कटिक में ग्लेशिएशन हुआ था ये प्लिस्टोसीन में हुआ था। कौन से काल में? प्लिस्टोसीन में। तो पृथ्वी पर 2 बार ग्लेशिएशन हुआ, एक बार दक्षिणी ध्रुव से हुआ था और एक बार उत्तरी ध्रुव से हुआ था। दक्षिणी की तरफ से जब ग्लेशिएशन हुआ था वो कार्बोनीफेरस में हुआ था, और उत्तर से जो ग्लेशिएशन हुआ था वो आपका प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। इसका मतलब जो गोंडवाना लैंड में ग्लेशिएशन का इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, तो ये मान लो इस साइड साउथ पोल बनेगा, बाद में जाकर इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा। अभी सारा का सारा मतलब साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, सारा लैंड एक ही जगह पर है। तो अभी भारत भी अभी क्या है, अंगारा लैंड के अंदर ही स्थित है। तो इसी पूरे अंगारा लैंड पर क्या हुआ था, यहाँ पर ग्लेशिएशन का इंपैक्ट पड़ा था। तो किसका इंपैक्ट पड़ा था? ग्लेशिएशन का प्रभाव यहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये प्रभाव किस काल में आया था? तो ये आपको कार्बोनीफेरस के अंदर मिलता है। तो कार्बोनीफेरस में ये ग्लेशिएशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहां पर ग्लेशिएशन हुआ होगा तो भारत जो है वो इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं रहा होगा। उस समय भारत की स्थिति यहां पर होगी। तो अगर भारत उस समय स्थित यहां पर है तो भारत पर भी इस ग्लेशिएशन का इंपैक्ट पड़ा होगा। इसलिए तो भारत में जो खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो आज हमें ग्रेनाइट टार्स मिल रहा है वो ग्रेनाइट टार्स आज का नहीं है, वो ग्रेनाइट टार्स कार्बोनीफेरस के समय का बना हुआ है और उस समय ये यहां पर स्थित था। फिर हम जानते हैं कि भारत यहां से विभाजित होता है और विभाजित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच जाता है। तो मतलब भारत इस गोंडवाना लैंड्स में था और गोंडवाना में जो था वो वहां से प्रेजेंट स्थिति में देखने को मिलता है। लेकिन जो फॉर्मेशन यहां पर हुए थे, जो भी फॉर्मेशन यहां पर हुए थे वो सारे के सारे फॉर्मेशन प्रेजेंट में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहले पॉइंट का आंसर हुआ। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर ग्रेनाइट आर्स मिल रहा तो ये इस चीज का प्रमाण देता है कि मध्य प्रदेश कभी ना कभी दक्षिणी ध्रुव के पास में रहा होगा। तो ये प्रमाण किस चीज का है कि मध्य प्रदेश जो है वो पास्ट में या कार्बोनीफेरस में, मध्य प्रदेश कार्बोनीफेरस में, या भारत भी कह सकते हैं, भारत या मध्य प्रदेश कार्बोनीफेरस टाइम में कहां पर रहा होगा? तो ये आपका कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थिति पर रहा होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश या भारत में जो इंपैक्ट पड़ा था वो दक्षिणी के स्रोतों का पड़ा था, उत्तरी स्रोत का इंपैक्ट नहीं पड़ा था। दूसरा हमें मिलता है इसी से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश में इंटरट्रैपियन बेड में नारियल के फल पुरा वानस्पतिक अनुसंधान जिसकी अनुमानित आयु 7 वर्ष करोड़ मिलती। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में इंटरट्रैपियन बेड मतलब पृथ्वी की सतहों के नीचे नारियल के पेड़ के एविडेंस मिलते हैं या नारियल के फल के एविडेंस मिलते हैं। और ये अनुसंधान किया था आपका पैलियो बॉटनिकल रिसर्च। तो मध्य प्रदेश की भारत की पैलियो बॉटनिकल रिसर्च ये बताती है कि कोकोनट फ्रूट मध्य प्रदेश के इंटरट्रैपियन बेड्स में मिलते हैं जो आज से कम 7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। अब इसका क्या मतलब इस क्वेश्चन का? इसका मतलब है कि जो नारियल वनस्पति है, जो नारियल की वनस्पति होती है ये सदाबहार वन क्षेत्रों की वनस्पति है और ये ज्यादातर भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है। भूमध्य सागरीय मत लिखो, आप लिखो कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र की वनस्पति है। तो ये प्रमाण इस चीज पर, तो अगर कोई वनस्पति भूमध्य रेखा, इसलिए देखोगे एक चीज देखो, भारत में नारियल कहाँ मिलता है? ये विषुवत रेखा है वर्तमान में, मैं वर्तमान में बता रहा हूं। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश में नारियल कहाँ मिलता है? तो वर्तमान में ना तो भूमध्य रेखा पर नारियल के प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहां पर नारियल सबसे ज्यादा होगा। इसलिए भारत के साउथ वाले बेल्ट में ही हमें नारियल मिलता। नॉर्थ में नारियल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साउथ वाले रीजन पर ही हमें भूमध्य सागरीय जलवायु का इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर नारियल की खेती का पॉसिबल हो सकती है? तो वर्तमान स्थिति में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आज से पास्ट में जाकर देखेंगे, अगर हम इसके पास्ट में चले जाएं और 7 करोड़ वर्ष पूर्व चले जाएं, अगर 7 करोड़ वर्ष पहले जाएंगे
तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति आपको मध्य प्रदेश की यहां पर मिलेगी कर्क रेखा पर। लेकिन ये मध्य प्रदेश अगर पास्ट में जाएंगे, अगर हम इसको पास्ट में देखेंगे तो मध्य प्रदेश 7 करोड़ वर्ष पहले कहाँ रहा होगा? जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे आपका अफ्रीका का जो लैंड हमें मिलता है, तो भारत इस अफ्रीका से विभाजित होकर ऊपर की ओर गया था और कुछ ना कुछ समय मध्य प्रदेश आपका इस विषुवत रेखा पर भी या भूमध्य रेखा पर भी रहा होगा। मतलब भारत जो है कुछ समय, क्योंकि यहां से जाएगा तो विषुवत रेखा को क्रॉस करके ही जाएगा और एक दिन में जाएगा नहीं, तो कुछ टाइम ये मध्य प्रदेश का हिस्सा भूमध्य रेखा पर रहा होगा। उसी समय यहां पर क्या हुआ होगा? नारियल वनस्पतियों का विकास हुआ होगा। तो नारियल वनस्पति यहां पर आपको देखने को मिलेगी और फिर मध्य प्रदेश यहां से जाएगा और भारत अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन जो यहां पर नारियल वनस्पति आज से 7 करोड़ वर्ष पहले जो बनी थी, वो आज भी हमें मध्य प्रदेश में मिलती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि मध्य प्रदेश यानी कि भारत कभी ना कभी भूमध्य रेखा पर स्थित था। तो भूमध्य रेखा से शिफ्ट होकर आज भारत की स्थिति पर पहुंच चुका है, कर्क रेखा की स्थिति पर पहुंच चुका। तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट हुआ है यहां पर, तो ये जो मूवमेंट हुआ है, तो इसी मूवमेंट को तो बेटा क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक कहा जाता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि मध्य प्रदेश या भारत में टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ठीक है, तो ये पहले का आंसर था, ये आपके सेकंड पॉइंट का आंसर है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के अधिकांश जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही मिलते हैं। तो भारत में आज भी अगर हम देखेंगे तो लगभग आपका जो 20 से 30 डिग्री का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ही हमें सबसे ज्यादा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। मतलब फॉसिल्स जो नेशनल पार्क हैं वो हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो, फॉसिल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि जो जीवाश्म हैं, तो जीवाश्म सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? भूमध्य रेखा पर। तो जीवाश्म सबसे ज्यादा कहां मिलता है? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर काफी ज्यादा सघन वनस्पतियां मिलती हैं। तो सघन वनस्पतियां मिलेंगी तो साथ में यहां पर काफी ज्यादा जीव जंतु भी हमें यहां देखने को मिलेंगे। तो भूमध्य रेखा पर भारत जब स्थित होगा, अभी मैं बता चुका था कि कैसे भारत भूमध्य रेखा पर होगा, क्योंकि भारत दक्षिणी बिंदु से उत्तर की ओर जा रहा है, तो विषुवत रेखा क्रॉस करेगा। अब ये जो सघन वनस्पतियां थी, तो इनका कभी ना कभी विनाश भी हुआ होगा और विनाश होने के बाद इनका क्या हो चुका होगा? निक्षेप हो चुका होगा, यानी कि ये जीवाश्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो चुकी होंगी। इसलिए आज हमें ये 20 से 30 डिग्री के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जो 20 से 30 डिग्री मध्य प्रदेश आज हमें, भारत जो हमें 20 से 30 डिग्री भारत मिलता है, तो ये क्षेत्र पहले कभी ना कभी कहां रहा होगा? भूमध्य रेखा पर रहा होगा। तो अगर भारत अगर 0 डिग्री भारत अगर यहां पर स्थित था, तो यहां से मूवमेंट करके ही आज अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचा है। तो जितना समय पीरियड ये भूमध्य रेखा पर रहा होगा, उस समय यहां पर इन जीव जंतु और फ्लोरा जगत का सबसे ज्यादा विकास देखने को हमें मिलेगा। इसलिए प्रेजेंट में इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमें सबसे ज्यादा फॉसिल्स मिलते हैं। और अभी एक स्टडी की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर और डायनासोर के जीवाश्म भी हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, और भी फॉसिल्स नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है, और भी कई प्रकार के जीवाश्मों के साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। और अभी एक स्टडी की गई थी जिसमें और भी कई प्रकार के फॉसिल्स का अध्ययन, अनुमान लगाया जा रहा था कि ये फॉसिल्स काफी ज्यादा पुराने वर्षों में मिलते हैं। कोंकण और कन्नड़ तट जलमग्न हो गए जबकि मालाबार तट का उत्थान हुआ। मतलब क्या है? इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन इसी के साथ जोड़कर भी अपन दोनों का आंसर एक साथ लिख लेंगे। पश्चिमी घाट की चोटियों की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। तो दोनों क्वेश्चन को अपन एक साथ ही समझेंगे। पहले तो पश्चिमी घाट को समझ लेते हैं। ये पश्चिमी घाट जो पूरे का पूरा है, इस पश्चिमी घाट को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। नीचे वाला जो टुकड़ा है वो मालाबार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मालाबार तट के पास में है, जिसको दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो है, इसको कन्नड़ या कनारा भी बोल देते हैं, कनारा तट के नाम से जाना जाता है।
और इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या मिलता है हमें, कोंकण तट देखने को मिलता था, कोंकण, कन्नड़ या कनारा या मालाबार तट। ये तीन तट हमें भारत के पश्चिमी तट के अंदर मिलते हैं। अब इसमें पहले पॉइंट में ये हमें कहा गया है कि कोंकण एवं कन्नड़ तट जलमग्न है। जलमग्न का मतलब यहाँ पर निमज्जन से है। जलमग्न की जगह आप लिख सकते हैं कि ये निमज्जित है या निमज्जन है, मतलब ये नीचे, मतलब इनमें एक तरीके से धसान की प्रक्रिया हुई है। इसमें एक तरीके से क्या हुआ है, निमज्जन है, तो इसमें एक तरीके से याद रखेंगे कि यहां पर धसान की प्रक्रिया से हुई है। और जो मालाबार तट है इसका क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। मतलब ये जो तट हैं दोनों के दोनों, इसमें यह कहा जा रहा है कि इसका निमज्जन हुआ है। निमज्जन मतलब इनमें धसान हुआ है, ये नीचे गए हैं, और इस वाले क्षेत्र का क्या हुआ है, उत्थान हुआ है। और दूसरा, अगर उत्थान हुआ तो इसी कारण से क्या है, जो दक्षिण भारत की चोटी है, यहीं पर हमें एक चोटी मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी मिलती है दक्षिण भारत की। इस चोटी को कहा जाता है अन्नाई मुदी। तो अन्नाई मुदी चोटी हमें दक्षिण भारत में मिलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस अन्नाई मुदी के ऊपर जाएंगे तो आपको और भी चोटियां मिल जाएंगी। यहाँ पर कई प्रकार की चोटियां मिल जाती हैं। तो इन सारी चोटियों में अगर हम देखें, जैसे आपको यहाँ पर सालहेर मिल जाएगा, ठीक है, कलसूबाई मिल जाएगा, ठीक है, महाबलेश्वर मिल जाएगा। तो सालहेर, कलसूबाई, महाबलेश्वर, और सबसे नीच में क्या मिलेगी हमें, दोदा बेटा मिलेगी। इसी के ऊपर आपको यहाँ पर एक दोदा बेटा भी मिल जाएगी, मालाबार। ये अपन सब पढ़ेंगे आगे जाके चोटियां। अभी चोटियां मत लिखने लग जाना कि चोटियां क्या, सिर्फ समझने की कोशिश करना। तो अभी सिर्फ हमें समझना है चीजों को, और आगे जाके जब हम इसको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सालेर, कलसूबाई, तो ये सारी की सारी चोटियों में है। तो अन्नाई मुडी हम जानते हैं सबसे ऊंची है। तो सबसे ऊंची जो चोटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, वो अन्नाई मुडी मिलती है। तो इसका मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, साउथ से पश्चिमी घाट में अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा हाइट यहां पर मिलेगी और सबसे कम हाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो दोनों का प्रमाण हम एक साथ पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। यहां पर मैं अलग बोर्ड पर समझा रहा हूं आपको। हमने ये पढ़ा था एक चीज कि जो भारतीय प्लेट थी, ऊपर हमने पढ़ी थी यूरेशियन प्लेट। अब मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बार बार कि मैं पेंजिया में चला जाऊं। अब सारी क्लासें आप अगर शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे के साथ लिंक है। तो हम जानते हैं कि भारतीय जो हिस्सा था, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा था, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर कोलाइड करता है। तो भारत किसके साथ कोलाइड करता है, यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगा। अब जब भारत यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, बैरियर बनेगा, मतलब यहां पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यहां ये कह सकते हैं कि एक अवरोध उत्पन्न होगा। तो जब यहां पर एक अवरोध उत्पन्न होगा तो प्लेट इससे आगे गति नहीं करेगी, तो एक बहुत प्रेशर के साथ गति करेगी। अब यहां पर हुआ क्या था कि जब भारतीय प्लेट इस तरीके से गति कर रही थी, तो यहां पर सीन क्या बनता है कि जो भारतीय प्लेट थी, इस तरीके से मान लो ये हमारी भारतीय प्लेट है, इंडो प्लेट थी, और ये इंडो प्लेट जाती है, और इस साइड जो हमें प्लेट मिलती थी ऊपर की तरफ, वो यूरेशियन प्लेट थी। तो यहां पर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ कि जब भारतीय प्लेट आगे बढ़ती है तो ये इस तरीके से नीचे की ओर सबडक्ट हो जाती है। तो ये यूरेशियन प्लेट है पूरी की पूरी, और ये भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट किस प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे इसका क्या है, सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन यानी कि निक्षेपण हो रहा है। अब इससे एक चीज आपको समझ में आएगी कि जब भारतीय प्लेट इस प्लेट के नीचे निक्षेपित होगी तो ये वाला हिस्सा नीचे की ओर जा रहा है, और ये वाला जो हिस्सा होगा, ये हिस्सा जब नीचे की ओर जाएगा तो ये हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा। कुल मिला के भारतीय प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, ये भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट पीछे की तरफ से क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, और यहां से क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर जा रही है। तो भारतीय प्लेट का पीछे का हिस्सा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें यहां पर जो भारत में हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं, तो वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है कि ये पूरे का पूरा लैंड ऊपर की ओर, मतलब ये पश्चिमी घाट जो है ये पूरे का पूरा ऊपर की ओर उठ रहा है। अब क्या होगा
कि जब ये पूरे का पूरा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठने के कारण यहां पर एक दरार पैदा होगी। तो यहां पर दरार पैदा होगी, इसको कावेरी फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या बनता है, कावेरी फॉल्ट का निर्माण होता है यहां पर। इसको मैं यहां पर भी दिखाता जा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरा ऊपर उठेगा तो यहां पर क्या बनेगा, एक कावेरी फॉल्ट का निर्माण होगा। अब जब कावेरी फॉल्ट बनेगा तो ये वाला जो टुकड़ा है ये टूटकर फिर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा और ये टुकड़ा ऊपर की ऊपर रह जाएगा। जो स्थिति है वो आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी, ये हिस्सा ऊपर रह जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर रह जाएगा। तो हमारी प्लेट का जो स्ट्रक्चर है वो वर्तमान में इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो साउथ वाला एरिया, ये साउथ का एरिया है, याद रखना। तो साउथ का एरिया ऊंचा रह जाता है और ये जो दोनों एरिया हैं ये नीचे चले जाते हैं। मतलब ये वाले जो हिस्से हैं ये नीचे की ओर चले जाएंगे और ये हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। कुल मिला के आप ऐसे देखें कि जो भारतीय प्लेट थी वो इस तरीके से यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही थी और इसके नीचे जब क्षेपण हो रहा था तो प्लेट दक्षिण से इस तरीके से ऊपर की ओर उठती जा रही थी। जैसे आपने टाइटैनिक देखा होगा, टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी होगी तो टाइटैनिक में जब वो जहाज डूबने लगता है तो वो इस तरीके से जब पानी में डूबता है, डूबने के बाद वो बीच में से टूट जाता है। तो सेम हमारी भारत की भी एक टेक्टोनिक, ठीक है ना, ये एक पूरी की पूरी, सॉरी हम अब देखो टेक्टोनिक और टाइटैनिक नाम एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। तो वो टाइटैनिक थी, यहां पर हम टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं। तो ये जो भारतीय टाइटैनिक जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही, तो ये ऐसे जाकर जब क्षेपित होगा तो ये ऐसे करके उठेगा और यहां पर ये जो दरार है, यहां पर दरार पड़ने के कारण ये हिस्सा ऊपर रह जाएगा और बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर धंस जाएगा। अब ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा नीचे नहीं आएगा क्योंकि वो पूरे का पूरा लैंड ही ऊपर उठ रहा है, नीचे गैप नहीं है कि वो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या होगा, टूटने के बाद क्या होगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। इस कारण से दक्षिण में जो हाइट है, तो दक्षिण वाले हिस्से में जो ऊंचाई है वो ज्यादा मिलती है। उत्तर की ओर जाने पर हाइट धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। इसलिए दक्षिण भारत में ही सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। तो इसलिए हमारे पास प्रमाण भी है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि ये निमज्जन क्यों हुआ और इसका उत्थान क्यों हुआ, और दक्षिण में ही सबसे ऊंची चोटी क्यों देखने को मिल रही, बड़ी चोटी क्यों नहीं देखने को मिलती। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की मूल संरचना अरावली और धारवाड़ प्रणालियों की है। तो इसको भी समझे। इसको अगर समझेंगे तो आज हमें यहां पर अरब सागर दिखाई देता है, लेकिन आज जो हमें अरब सागर दिखाई दे रहा है ये पहले यहां पर अरब सागर नहीं था। ये पूरे का पूरा जो लैंड था ये इस तरीके से इसी लैंड के साथ कनेक्ट था। मतलब जो अरब सागर है इसको अरब ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे इसको, अरब ब्लॉक। तो अरब ब्लॉक इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ था। तो प्रायद्वीपीय खंड और ये खंड आपस में जुड़े हुए थे। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां पर देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान भारत हमें यहां पर देखने को मिलता है, तो वर्तमान भारत की जो स्थिति है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन ये ऐसे नहीं था, पहले ये भारत आपका यहां से चलता था और ये इस तरीके से बना हुआ था। तो लैंड का हिस्सा हमारा कुछ इस तरीके का पहले हुआ करता था। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इन फ्यूचर में जाकर कुछ टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। याद रखना, जब मैंने क्रेटेशियस काल पढ़ाया था तो क्रेटेशियस काल में जब भारतीय प्लेट उत्तर में टकरा रही थी यूरेशियन के साथ, तो यहां पर एक रेंज का निर्माण हुआ था, काराकोरम। तो यहाँ पर कौन सी रेंज का निर्माण हमने किया था, काराकोरम। जब तक पिछली क्लास नहीं पढ़ोगे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ था और इसी के साथ हमने दूसरी घटना देखी थी कि यहाँ पर दक्कन में लावा का उद्गार भी हुआ था। तो दक्कन लावा का उद्गार भी हुआ था यहाँ पर। और तीसरी जो घटना होती है वो ये थी कि यहाँ पर एक क्रैक डेवलप होता है। तो यहाँ पर एक दरार का निर्माण होता है। तो दरार का निर्माण होने के कारण, और दूसरा हमने अभी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये पूरे का पूरा ब्लॉक क्या हो रहा था, ऊपर की ओर उठ रहा था। तो जब ये पूरा ब्लॉक ऊपर की ओर उठ रहा था, ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा इसके साथ बैलेंस नहीं कर पाया और ये बैलेंस नहीं कर पाने के कारण टूटकर नीचे की ओर चला जाता है। और जैसे ये टूटकर नीचे आएगा तो अरब सागर का पानी, मतलब जो हिंद महासागर का पानी है, तो हिंद महासागर का पानी इसके ऊपर चला जाएगा और यहीं से बन जाएगा अरब ब्लॉक की जगह अरब सागर। मतलब ये जमीन आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अरब सागर में जाएंगे तो आपको इस तरीके से जो पानी मिलता है,
ये आज अरब सागर, लेकिन ये जमीन पहले क्या थी, इसके बराबर हुआ करती थी। जो आज हमारा प्रायद्वीपीय पठार मिलता है, तो जो प्रायद्वीपीय पठार आज हमें मिलता है और जो अरब सागर का जो ब्लॉक है, अरब सागर का जो ब्लॉक है वो पानी के अंदर है। मतलब इसकी जो चट्टानें हैं, जो यहाँ पर रॉक हमें मिलती हैं और वही रॉक हमें सेम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मतलब इन दोनों की चट्टानें जो हैं वो एक ही प्रकार की चट्टानें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके थे पहले कि यहाँ पर अरावली क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था और इसके इस साइड यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो अरब ब्लॉक के अंदर, मतलब आज आप अरब ब्लॉक में जाएंगे, अरब सागर का अगर पानी हटा दिया जाए तो उसके नीचे की जो जमीन आपको मिलेगी वो जमीन किसकी बनी होगी, वो उन्हीं चट्टानों की बनी होगी जो प्रायद्वीप की चट्टानें मिलती। इसके ऊपर फिर लक्षद्वीप वगैरह जो आ जाते हैं, बाद में लक्षद्वीप का निर्माण होगा। तो लक्षद्वीप की जो नीचे की चट्टान है, तो आज ये कोरल संरचना बनी हुई है। आज किससे बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। तो लक्षद्वीप तो कोरल से बना हुआ, यहां पर हमने ये नहीं लिखा था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की मूल संरचना, तो लक्षद्वीप का जो बेसमेंट है नीचे, वो आपका अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बना हुआ है, और ऊपर जो लक्षद्वीप बने हुए हैं वो आपके किसके बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ पूर्व से अधिक चौड़ा है। ये कह रहा है कि जो पश्चिम का शेल्फ है, शेल्फ क्या होता है ये आप विश्व के भूगोल में जाकर पढ़ेंगे। तो ये आपका पश्चिम का जो पानी के अंदर का जो एरिया होता है, जमीन के पानी के अंदर डूबा हुआ क्षेत्र, उसको कहते हैं पश्चिमी शेल्फ। मतलब जब हम किसी स्थल से जाते हैं, जैसे ये आपका स्थल हो गया, स्थल से जाएंगे तो यहां से आपका यहां तक तो मान लो स्थल है, फिर ये आपका इस तरीके का तैयार हो जाता है, फिर आपका डीप सी आते हैं। तो यहां से तो आपको जो पानी मिलेगा वो यहां तक मिलेगा। मान लो यहां तक पानी मिल रहा है, तो ये पूरे का पूरा आपको पानी का क्षेत्र मिलता है। तो कह रहा है कि ये वाला जो तट है, ये तट कहलाता है शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल काफी चौड़े हैं और चौड़े होंगे भी, क्योंकि यहां पर ब्लॉक टूटकर नीचे गया, ब्लॉक बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, इसलिए हमें नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जबकि इस साइड हमें प्लेटफॉर्म ज्यादा देखने को नहीं मिलता। शेल्फ मतलब एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। तो इस तरफ हमें बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, इस साइड हमें छोटे प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है कि कच्छ का रण जो है वो जलमग्न हो चुका है, मतलब इसका भी क्या हो चुका है, निमज्जन हो चुका है। निमज्जन मतलब धसान हो चुका है। तो यहां पर हम जानते हैं कि पूरे का पूरा जो लैंड है आपका, गुजरात वाला जो पूरे का पूरा लैंड है, इस पूरे में ही धसान की प्रक्रिया हुई थी, और इसी कारण कहा जाता है कि जो द्वारका है वो द्वारका पानी में डूब चुकी है। तो द्वारका पानी में डूबने का मतलब है कि ये धसान की प्रक्रिया से ये पूरे का पूरा जो लैंड है वो पानी के अंदर डूब चुका है। तो गुजरात का काफी एरिया जो था वो पानी के अंदर डूब चुका था। इसी कारण यहाँ पर जो कच्छ का रण हमें मिलता है, तो कच्छ के रण में हमें आज भी दलदली क्षेत्र देखने को मिलता और खारा पानी देखने को मिलता। तो कुछ ऊंचे भाग थे जिनके बीच में पानी फंसा रह गया और कुछ भाग नीचे डूब गए, तो डूबने से उनके ऊपर पानी आ गया, तो वो आज भी हमें कच्छ के रण में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कच्छ का रण नीचे डूबने से बना हुआ है। छोटा नागपुर और दामोदर गोदावरी भ्रंश रेखा के किनारे कोयले के भंडार। मतलब आप इसको सिंपल याद रखो कि भारत में जितनी भी नदी घाटियां हैं, जितनी भी नदी घाटियां मिलती हैं, इन नदी घाटियों के अंदर ही हमें सबसे ज्यादा कोयला देखने को मिलता है। और भारत में ये जो कोयला मिल रहा है ये कार्बोनी फेरस का मिलता है। किस टाइम का, कार्बोनी फेरस के टाइम का मिलता है, इसलिए इसको हम गोंडवाना कोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम गोंडवाना कोल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब कि जो कोल है वो गोंडवाना, कार्बोनी फेरस का मतलब ये कार्बन, कार्बन का काल। कार्बन किससे बनता है, कार्बन का मतलब होता है कोयला, मतलब जो कोयला बना होता है वो कार्बन से ही बना होता है। तो इसका मतलब है कि नदी घाटियों के अंदर, तो जो उस समय नदी घाटियां थी, उस समय जो कार्बोनिफेरस के अंदर जो कार्बन का निर्माण हुआ, मतलब वहां पर जो जीवाश्म उससे पहले जो बन चुके थे, जब इनकी डेथ वगैरह हुई, जो भी पृथ्वी पर हलचलें हुई, तो नदी घाटियों के अंदर ही वो पूरे के पूरे जीवाश्म समा गए। क्योंकि जीवाश्म समाएगा कहां पर, वो नदी घाटी के अंदर ही जाएगा। तो सारी की सारी नदी घाटियों में उन जीवाश्मों का निक्षेप हुआ और धीरे धीरे उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह पत्थर वगैरह से ढकते गए, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता गया और वो कोयले में परिवर्तित
होते चले गए। तो इसलिए भारत में गोंडवाना क्रम का कोयला सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और ज्यादातर नदी घाटियों में देखने को मिलता है। अगला साक्ष्य कह रहा है कि मेघालय की संरचना छोटा नागपुर के पठार की जैसी है। तो ये तो हम पहले से ही आपको समझा चुके थे, और देख लेते हैं एक बार कि यहां पर आज हमें देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है मेघालय का पठार, और इसके अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहां पर हमें आज देखने को मिलता है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का जो पठार आज वर्तमान में देख रहा है, ये पूरे का पूरा यहां से एक ही लैंड है जिसको हम दक्कन या प्रायद्वीप का पठार कहते हैं। तो दक्कन पठार, अभी डिफरेंस देखेंगे आगे जाके जब भारत पढ़ेंगे कि दक्कन के पठार में और प्रायद्वीपी पठार में आखिर क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार और उसी के साथ क्या मिलेगा आपको यहाँ पर दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार का हिस्सा है छोटा नागपुर का पठार, और यह माना जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो इसी मेघालय का जो पठार है वो इसी दक्कन के पठार का हिस्सा। लेकिन आज हमें अलग क्यों दिखाई देता है, तो उसका रीजन हमें क्या है। तो आज हमें ये अलग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस समय की स्थिति देखेंगे तो ये भारत हमें इस तरीके से दिखाई देता था हमारा प्रायद्वीप, और इस प्रायद्वीप के इस साइड में, इस प्रायद्वीप के यहां पर जाएंगे और यहां पर जाएंगे तो दो पठारी संरचनाएं देखने को, ये पूरे का पूरा दक्कन का पठार था। तो ये पूरे का पूरा दक्कन का हिस्सा था, लेकिन दक्कन के जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था वहां पर आपको मेघालय पठार मिलता था, और इस साइड जो हमें मिलता था वो आपको छोटा नागपुर का पठार मिलता था। छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे पश्चिमी पहाड़ी थी इस साइड की, उस पहाड़ी को राजमहल के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो यहाँ पर जो पहाड़ी थी इस पहाड़ी को गारो के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका एक संयुक्त नाम था राजमहल गारो की पहाड़ी। लेकिन अब हुआ क्या कि जो राजमहल गारो की पहाड़ी थी, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये पूरे का पूरा एक ही पर्वत था। इसके इस साइड का जो हिस्सा था वो छोटा नागपुर का था, ये छोटा नागपुर का हिस्सा था जहां पर राजमहल की पहाड़ियां थी, और इसी से जुड़ी हुई इस साइड में आपकी गारो की पहाड़ियां थी, और ये किसका भाग था, ये आपका मेघालय के पठार का भाग था। यहां पर मेघालय पठार हमें मिलता था। तो ये तो उस समय की कार्बोनिफेरस की, उस टाइम पीरियड छोड़ दो, नॉर्मली याद रख लो इसको क्योंकि इसका टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो ये उसी समय की एक घटना हमें देखने को मिलती, लगभग ये जो है ये आपको कार्बोनिफेरस के बाद के समय में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्रेटेशियस के आसपास जो मिलेगा। अब इसका जो फर्स्ट स्टेप ये था, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो जमीन थी आपकी इस तरीके से, और इसके बीच का हिस्सा क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका यहां पर बन जाता है। ठीक है, जैसा भी बनाओ देख लेना। तो इस साइड कौन सी पहाड़ी थी, राजमहल, और इस साइड कौन सी पहाड़ी थी, गारो। तो राजमहल और गारो पहाड़ियों की जो कनेक्टिविटी थी वो दूर हो गई, और ये पूरे का पूरा लैंड नीचे की ओर धंस गया। तो इस कारण इससे अब होगा क्या कि भले ही आज ये छोटा नागपुर का अलग हो गया है, छोटा नागपुर से भले ही ये भाई अलग हो जाए, भले ही आज मेघालय हमारा अलग हो चुका है, बीच में क्या आ चुका है, क्योंकि इसमें बाद में जब नदियां निक्षेप करेंगी, तो जब नदियां निक्षेप करेंगी तो इस गड्ढे को धीरे धीरे भरती चली जाएंगी। तो नदियों के निक्षेप से ये गड्ढा भरता हुआ चला जाएगा, और ये एक वर्तमान मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी जगह आज वर्तमान में बांग्लादेश बना हुआ है। यहां तक समझ में आई। तो यहां पर क्या बना हुआ है, आज बांग्लादेश की स्थिति हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर याद रखेंगे कि राजमहल गारो की पहाड़ियों के बीच में जो गैप देखने को मिलता है, इसी को कई बार राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। ये हम प्रायद्वीपी पठार में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुल मिला के भले ही ये मेघालय इससे अलग हो चुका है, ये मेघालय आज हमसे अलग हो चुका है, लेकिन इसका डीएनए तो एक ही रहेगा, क्योंकि इनका जो फादर है वो कौन है, इनका जो फादर है वो दक्कन का पठार है। भले ही आज दोनों भाई छोटा नागपुर और मेघालय अलग हो चुके हैं, लेकिन दोनों के डीएनए तो सेम ही रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अगला क्या दिया, बंगाल की खाड़ी की भू सिंक्लाइन उप प्रवाह के दौर से गुजर रहा है, इसलिए सुंदरी के खड़े पेड़ समुद्र तल से 15 मीटर से 150 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं।
इस पॉइंट का मतलब क्या, ये मैं अभी समझा भी चुका था आपको लास्ट क्लास में। उप प्रवाह का मतलब अंडर गोइंग, मतलब निमज्जन की स्थिति से गुजर रही है, मतलब धसान हो रहा, सीधा सीधा बात करें तो धसान। तो यह कहा जाता है कि जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी आज भी किससे गुजर रही है, धसान की अवस्था से गुजर रही, मतलब बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे नीचे की ओर बैठती जा रही। अब इसके नीचे की ओर बैठने से क्या होगा, मान लो कि ये इस तरीके से आपकी एक बंगाल की खाड़ी बनी हुई है। अब इस बंगाल की खाड़ी की जो जमीन है, मान लेते हैं कि अभी बंगाल की खाड़ी की कुछ जमीन का एरिया यहाँ पर है और यहाँ पर कोई एक प्लांट लगा हुआ है। लेकिन अब आगे जाकर क्या होगा कि ये मान लो जमीन नीचे धंस जाती है, तो ये प्लांट आपको मान लो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जमीन नीचे धंसने के कारण जो जमीन थी वो नीचे धंस गई, तो प्लांट पानी के अंदर डूब चुका है। जब प्लांट पानी के अंदर डूब चुका है, तो इसका मतलब उसके जो मेन तना है उसका मूल आज भी हमें कुछ का देखने को मिलता है, कुछ सड़ गल गए होंगे। तो आज भी बंगाल की खाड़ी के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आसपास, तो यहाँ पर हमें नीचे मतलब बंगाल की खाड़ी के बेस में जाएंगे तो हमें सुंदरी वन के, मतलब आज भी इसके अंदर आपको सुंदरी वन के तने देखने को मिलते हैं। सुंदरी तने क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, और इस सुंदरवन डेल्टा का जो नाम है वो सुंदरी वनों से ही पड़ा। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलने वाले सुंदरी वन इस चीज का प्रमाण है कि ये कहीं ना कहीं जमीन नीचे की ओर धसी। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं यहाँ से सीधा का सीधा अगर जमीन धस जाए तो मैं ऐसे का ऐसा नीचे चला जाऊंगा, और बाद में फिर आप लोग ढूंढोगे और अध्ययन करोगे कि सर पहले जमीन के ऊपर थे, आज जमीन के नीचे हैं। तो इसका मतलब सर नीचे नहीं गए बल्कि जमीन नीचे धसकर चली गई है। फिर मिलता है हिमालय और अराकानयोमा मेहराब के आकृति के हैं, मतलब एक आर्क शेप में है। मेहराब का मतलब होता है एक आर्क शेप में। अराकानयोमा क्या है, तो हिमालय को जब भी आप देखोगे, हिमालय को जब भी देखोगे, हिमालय आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, और इसी के इधर म्यांमार के अंदर जाओगे तो आपको अराकानयोमा इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो कुल मिला के जब दोनों स्थितियों देखा जाए तो हिमालय का जो शेप है उसी प्रकार का शेप आपका किसका है, अराकान योमा। जो म्यांमार में हिमालय का विस्तार है उसी को हम अराकान योमा के नाम से जानते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्यों एक जैसा है, क्योंकि इसके ऊपर भी देखो, जैसे यहां पर आपका बना हुआ है हिमालय ऐसे करके, और इस साइड बना हुआ है अराकान योमा ऐसे करके। तो बस शेप का ही अंतर है, एक हॉरिजॉन्टल में है, एक इस स्थिति में देखने को मिल रहा है और एक हमें इस स्थिति में देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शेप दोनों का एक जैसा है। तो शेप बनने के पीछे कारण क्या हो सकता है कि दोनों ही विवर्तन की घटनाओं से बने हुए। इसके शेप इसलिए बना क्योंकि इसके ऊपर ऐसे ही शेप में क्या था, तिब्बत था, तो इसके ऊपर ऐसे ही शेप में तिब्बत था, तो ये ऐसा बना। ये इसलिए ऐसा बना क्योंकि इसके ऐसे ही शेप में यहां पर शान का पठार था, तो शान का पठार था, और इसका प्रेशर इस तरफ लग रहा था और इसका प्रेशर इस तरफ लग रहा था। तो दोनों की स्थलाकृतियां कैसी है, सेम है, दोनों के डिजाइन भी सेम हमें मिलते हैं। तो दोनों की मूल संरचनाएं भी, तो अराकान योमा हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। हिमालय 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, तो ये तो हम पहले से जानते हैं कि भारतीय प्लेट लगातार, भारतीय प्लेट क्या करती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती जा रही है, जिस कारण से हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगला देखेंगे दिल्ली रिज के बढ़ने के कारण, बढ़ने के यहाँ उत्थान लिख सकते हैं कि इसके उत्थान होने के कारण इंडो भ्रम की दिशा में बदलाव हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझे जरा। आज हम अगर देखेंगे तो वैसे तो हम इसको नदियों के अंदर पढ़ेंगे, आज अगर भारत में जाएंगे तो भारत के अंदर आपको उत्तर से एक नदी प्रवाहित होते मिलती है। यहाँ तो मैं आपको पहले वर्तमान स्थिति दिखाता हूँ कि वर्तमान क्या है। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक तंत्र मिलता है इस जगह पर, जिसको कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, और इसी साइड हमें एक तंत्र देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसके बीच में ही आपको गंगा का तंत्र भी देखने को मिलता है। तो आपको हिमालय में वर्तमान में ये 3 तंत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम पूरा टेक्टोनिक में जाएंगे, प्राचीन समय में जाएंगे, पृथ्वी के उत्पत्ति काल में जाएंगे, तो ये तंत्र ऐसे नहीं था। ये तंत्र में क्या था कि यहाँ पर जो इंडस रिवर आती थी, इस तरीके से इंडस रिवर प्रवाहित होती थी, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती थी, और इस साइड क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी एक रेंज थी जिसको कहते हैं सबसे नीचे का हिमालय शिवालिक हिमालय। तो ये कौन सा हिमालय था, शिवालिक।
तो शिवालिक हिमालय के उत्तर से ये नदी निकलकर आती है, लेकिन बाद में शिवालिक हिमालय को क्रॉस करके ये नदी यहाँ से भारत में प्रवेश करती थी और शिवालिक के समानांतर इस दिशा में बहते हुए सिंधु नदी से जाकर मिल जाती थी। तो इधर से आपकी आती थी इंडस नदी और इस साइड से आती थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और ये दोनों नदियां मिलकर क्या कहलाती थी, एक तंत्र बनता था जिसको कहते थे इंडो ब्रह्म तंत्र। तो इंडो ब्रह्म तंत्र का यहां पर निर्माण होता है। अब इंडो ब्रह्म तंत्र का निर्माण होता है तो यहां पर क्या था, अभी गंगा तंत्र भी यहां पर नहीं बना। अभी याद रखना यहां पर गंगा तंत्र का निर्माण भी नहीं हुआ है कि आपको गंगा तंत्र यहां पर देखने को मिलेगा। तो गंगा तंत्र भी यहां पर नहीं बना था। यहां पर क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जब ये सिंधु तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र आपस में टकराएंगे, यहां पर जब ये आपस में टकराएंगे, सॉरी ये दोनों मिलते थे, तो यहां पर क्या होता था, जमीन ऊपर की ओर उठ रही थी। तो ये जमीन जो ऊपर की ओर उठ रही थी इसी को कहा जाता है दिल्ली कटक। तो दिल्ली कटक का यहाँ पर निर्माण होता है या दिल्ली की पहाड़ियों का निर्माण होता है, जिसको रायसीना की पहाड़ियों के नाम से या फिर मजनू के टीले के नाम से भी हम वर्तमान में जानते हैं। तो जब ये पहाड़ियां ऊपर की ओर उठती हैं तो ब्रह्मपुत्र तंत्र धीरे धीरे क्या होता है, यहां से इसमें अवरोध पैदा होने लगता है। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर उठेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र तंत्र यहां से क्या हो जाएगा, रिवर्स होने लगेगा। पानी आगे भी जाना चाह रहा है और पानी पीछे भी जाना चाह रहा है। अब पानी को समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं। इसी शिवालिक पर्वत के नीचे एक नदी प्रवाहित होती थी जिसको शिवालिक नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो आज भी एविडेंस माना जा रहा है कि शिवालिक पर्वत के नीचे कौन सी नदी है, शिवालिक नदी, जिसका पानी भी इसी ब्रह्मपुत्र तंत्र से जाकर मिलता था। अब पानी को समझ में नहीं आ रहा है कि इधर से पानी आगे जा रहा है और इधर से वापिस लौटना स्टार्ट हो गया। अब नेचर ने देखो हर चीज सोच समझकर बनाई होती है। अगर यहां पर उत्थान हुआ था तो इस जगह पर उन्होंने निमज्जन भी करा दिया। तो यहां पर क्या करा दिया, एक फॉल्ट का निर्माण करवा दिया, एक गड्ढे का निर्माण भी करवा दिया। तो यहां पर क्या हुआ, निमज्जन की प्रक्रिया भी करा दी, मतलब यहां पर धसान की प्रक्रिया भी हो गई। और इसी धसान को हम पढ़ चुके हैं अभी मालदा गैप के नाम से। तो यहां पर क्या था, मालदा गैप की उत्पत्ति हो गई। अब गैप यहां पर मिल गया तो जो पानी का तंत्र था वो अब इस दिशा में टर्न कर जाएगा। तो जब इस दिशा में टर्न करेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी इस दिशा में आ जाएगी और बीच वाला जो पानी है फिर वो इस दिशा से इस दिशा में चलना लगेगा और इसी से जाकर मिल जाएगा, जिससे गंगा तंत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। कुल मिला के जो इंडो ब्रह्म तंत्र था, जो इंडो ब्रह्म सिस्टम था, ये सिस्टम ब्रेक होगा और 3 नए सिस्टम का निर्माण करेगा। एक तो आपका इंडस सिस्टम तैयार हो ही गया था पहले से ही, दूसरा आपका ब्रह्म तंत्र अलग से तैयार हो जाएगा और तीसरा जो तंत्र जन्म लेगा वो कौन सा, गंगा तंत्र। तो एक तंत्र के टूटने से 3 तंत्रों का निर्माण यहां पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हिमालय की आज हम वर्तमान स्थिति देखें तो हिमालय आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इसको अपन पूर्वी हिमालय कह सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, हमारा पूर्वी हिमालय, और इस साइड क्या कहलाएगा, पश्चिमी हिमालय। अगर हम इनकी बात करें ऊंचाई की तो आज हमें माउंट एवरेस्ट जो मिलता है, तो माउंट एवरेस्ट हमें इस साइड देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट अगर आपको इस साइड देखने को मिलता है तो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई क्या है, ज्यादा होगी। किसकी तुलना में, पश्चिम हिमालय की तुलना में। तो पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय की ऊंचाई क्या है, ज्यादा, जिसका हमारे पास प्रमाण भी हम प्रमाणित कर सकते हैं ये क्यों हुआ था। इसका रीजन क्या है कि जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, मैं दोनों अवस्थाएं पढ़ा रहा हूं, ये यूरेशियन प्लेट है। तो जब भारतीय प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई होगी तो यहां से ये भारतीय प्लेट किसके साथ टकराएगी, तो भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी तो ये इस साइड से क्या होगा, फोल्ड पड़ने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर फोल्ड बने थे और सबसे और फिर इधर फोल्ड बनने स्टार्ट होंगे। तो अब क्या था, कुल मिला के इस स्थिति में, ये आपकी पास्ट की स्थिति है। तो पास्ट की स्थिति में क्या था कि जो हिमालय बना था, हिमालय की पश्चिम वाले भाग में, पश्चिम वाले भाग में क्या था, यहाँ पर ज्यादा दाब लग रहा था। यहाँ पर दबाव क्या था, या दबाव लिख लें, तो पश्चिम में दबाव क्या था, स्टार्टिंग में अधिक था और पूरब में अभी दबाव क्या था, कम था। तो अगर पश्चिम में दबाव ज्यादा था तो यहां पर ऊंचाई क्या होगी,
बढ़ेगी तो यहाँ पर ऊंचाई भी बढ़ेगी, और यहाँ पर ऊंचाई क्या रहेगी, सामान्यतः अभी कम रहेगी, बहुत कम नहीं, इसके कंपैरिजन में जब भी हम पढ़ेंगे तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे तो इसके कंपैरिजन में क्या थी, कम थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि आगे जाकर, इसलिए आप देखोगे पूर्व में भी ऐसा नहीं कि पश्चिम में ऊंची चोटियां नहीं मिलती, वर्तमान में पश्चिम में भी ऊंची ऊंची चोटियां हमें देखने को मिल जाती हैं। पश्चिम में भी आपको माउंट एवरेस्ट, सॉरी K2 वगैरह की चोटियां देखने को मिल जाएंगी, आपको नंगा पर्वत जैसी चोटियां देखने को मिल जाएंगी, तो ये पश्चिम में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अब पास्ट से अगर हम वर्तमान स्थिति में जाएंगे तो वर्तमान की क्या स्थिति हमें मिलती है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्तमान स्थिति से है। वर्तमान में अगर हम जाएंगे तो ये भारत का जो क्षेत्र था ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, भारत यहां से टर्न कर जाता है। भारत इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से अगर आप इसको पिंच करके पकड़ लेंगे तो भारत इस तरीके से, यहां से पिंच करके पकड़ेंगे तो भारत ऐसे करके झूल जाएगा, और जैसे यहां से ये झूलना स्टार्ट करेगा, एंटी क्लॉक मुड़ेगा तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा, पूरब में टकरा जाएगा। तो अब जो प्रेशर लग रहा है, तो वर्तमान स्थिति में क्या हुआ कि जो हिमालय में दाब लग रहा है, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, तो वर्तमान में पूरब में क्या हो रहा है, दबाव ज्यादा लग रहा है वर्तमान स्थिति में, और पश्चिम में दबाव क्या है, कम हो चुका है। तो यहां पर दबाव कम हो चुका है, तो यहां पर ऊंचाई, याद रखना यहां पर ऊंचाई ऑलरेडी ज्यादा थी, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी ज्यादा थी। मान लो कि हम एक एवरेज मान लेते हैं कि यहां पर ऑलरेडी आपकी 600 मीटर हाइट थी, और उस समय यहां पर 600 मीटर थी, तो यहां पर लगभग 400 मीटर मान लेते हैं। एक एवरेज दे रहा हूं, फिक्स नहीं है, डाटा समझने के लिए सिर्फ। यहां पर अगर 600 मीटर की ऊंचाई थी तो इधर 400 मीटर थी, इधर ऊंचाई ऑलरेडी 600 मीटर है, और इधर जब दबाव पड़ा तो ये 400 मीटर से बढ़कर इस साइड की ऊंचाई आपकी 800 मीटर हो गई, तो 800 मीटर की ऊंचाई हो गई। तो इस हिसाब से तो ऐसा नहीं कि पश्चिम में ऊंचाई कम है, पश्चिम में भी ऊंचाई ज्यादा, लेकिन पश्चिम की तुलना में पूरब की ऊंचाई और ज्यादा हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को कहे कि मैं लंबा हूं, जैसे मैं अपने आप को कहूं कि मेरी हाइट ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं काफी लंबा हूं, मैं लंबा तभी तक लगूंगा जब तक मुझसे लंबा कोई नहीं आता। अगर मान लो मेरे सामने कोई 7 फीट का व्यक्ति खड़ा होगा तो हम उसको लंबा कैसे कह देंगे, मैं लंबा नहीं हूं, वो लंबा है। जैसे आज हम खली को कहें कि खली बहुत लंबा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति खली से भी लंबा हो जाए तो फिर खली को लंबा थोड़ी बोलोगे। तो इसी कारण से यहां पर क्या हो चुका था, वर्तमान के हिसाब से यहां पर ऊंचाई क्या है, ज्यादा हो चुकी है। और जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो याद रखना एक चीज और समझ लो, यहां पर लगे आप, क्योंकि आगे जाकर ये चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। तो पश्चिम में अगर ऊंचाई ज्यादा, तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा होती है तो उसकी मोटाई भी क्या होती है, तो उसकी मोटाई कम हो जाती, मतलब उसकी जो विड्थ है वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी, और इस साइड मोटाई क्या रहेगी, उस समय ज्यादा रही होगी। मान लो इधर अपन मोटाई मान लेते हैं कि इधर की जो मोटाई थी वो 400 मीटर थी, और इस साइड की मोटाई पहले मान लो इधर आपकी 600 मीटर थी, क्योंकि यहां पर प्रेशर कम लग रहा था। अब इसमें मोटाई में इंपैक्ट क्या पड़ा कि इधर की मोटाई तो कितनी है, 400 मीटर ही रही, लेकिन इधर क्या हो रहा है, अब प्रेशर पड़ रहा है, तो जैसे पेट को दबाओगे तो कम हो जाएगा ना, तो इसकी मोटाई जब प्रेशर पड़ेगा तो जो मलबा चौड़ा था वो धीरे धीरे सिकुड़ के क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठने लग जाएगा। तो ऊंचाई तो बढ़ेगी लेकिन इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो 600 मीटर से ये कम होकर 200 मीटर हो गई। समझ में आ गया। तो जिधर ऊंचाई ज्यादा मिलेगी उधर मोटाई, तो इसलिए जब हम हिमालय पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है और पश्चिम की तुलना में पूर्वी हिमालय की चौड़ाई भी कम है। तो पूरब में ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई कम है। सिर्फ तुलना का अंतर है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। ये आपके एविडेंस यहाँ पर पूरे कंप्लीट होते हैं। तो हमने टेक्टोनिक के ऊपर ही आपको 2 क्लासें करवा दी। पहली क्लास के अंदर हमने भारतीय टेक्टोनिक की विवर्तनिकी को पूरे का पूरा समझा, और दूसरी क्लास के अंदर हमने यहाँ पर टेक्टोनिक की स्थिति को समझने का प्रयास किया कि हमारे पास एविडेंस क्या है कि हमारे देश में टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है। इसके बाद की अगर हम चर्चा करें, इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो अब हमारा मेन जो फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है हिमालय की उत्पत्ति। अगर इससे पहले कि आपने ये 2-3 क्लासें कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे जाकर आपको हिमालय के और भारत के प्रायद्वीप खंड के, तो हम पर्वत पठार, नदियां, नल्ले, तालाब, कुएं जो कुछ भी पढ़ेंगे, किसी भी चीज के अंदर आपका क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि सर ये क्यों बना था, और अगर आप पूछोगे भी क्यों बना था तो आपको आंसर इस बोर्ड पर
मिल जाएगा, क्योंकि हम टॉपिक के साथ भी ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये सारी घटनाएं आखिर किस प्रकार से हुई थी। तो मिलते हैं हम नई क्लास के साथ, जिसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और पहली क्लास हमारी हिमालय की उत्पत्ति से स्टार्ट होगी ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।